जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लें। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लें दोस्तों। ठीक है, आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस और इसको डाउनलोड कर लें। साथ ही हिंदी साहित्य का ये ऐप भी आपको डाउनलोड कर लेना, जहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल दोस्तों प्राप्त होने वाला है ना। अब जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है पंजाब मास्टर कैडर के लिए, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस आदि एग्जामों के लिए अगर आपका दोस्तों सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य के लिए सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो ऐप है इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, यहां पर आपके लिए पेड कोर्स लॉन्च किया गया है जिसकी फीस मात्र 1500 रुपए रखी गई है और ये 12 महीने के लिए दोस्तों आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, और जिनको पंजाब मास्टर कैडर का मॉडल पेपर लेना है तो ये मॉडल पेपर दोस्तों मात्र 4500 क्वेश्चन 599 में रहेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगी, साथ ही टेस्ट भी आपको मिलेंगे। 150 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर होगी, तो कुल मिला के 30 मॉडल पेपर होंगे और 2000 प्रश्न और एक्स्ट्रा इसके लिए टेस्ट में दिए गए हैं आपको। तो कुल मिला के 65 प्रश्नों की टेस्ट आपको यहां पर मिलने वाली है और वो भी कितने में, मात्र 599 में, 40% के ऑफ के साथ। दोस्तों यहां पर आज अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से यहां पर आपको कमेंट में बताना है कि लोकप्रिय यहां पर शंकर शेष का प्रथम प्रौढ़ नाटक कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 1 में शंकर शेष का प्रथम प्रौढ़ नाटक कौन सा है। बंधन, अपने अपने, विनवाती के दीप, एक और द्रोणाचार या फिर पोस्टर। बताइए, प्रथम प्रौढ़ नाटक आपको चयन करना है और एक बार जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिए। शंकर शेष का प्रथम प्रौढ़ नाटक कौन सा है ये आपको चयन करना है। बताएं क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। और बहुत सारे साथियों ने बताया है कि सर बंधन अपने अपने, बंधन अपने अपने, यानी कि जो 1 नंबर है 1 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 नंबर आपका राइट आंसर आ गया है, जो कि आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर शंकर शेष का प्रथम प्रौढ़ नाटक है बंधन अपने अपने। ठीक है, 1 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट देखो, लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता की पटकथा किसने लिखी। चंद्रकांता, इसकी जो पटकथा है ये किसने लिखी है। 4 विकल्प हैं, बताओ। बीनू जी, अंकिता जी, विद्या जी। प्रश्न क्रमांक आपका 2 नंबर है, एक बार जल्दी से बताना है और लाइक करना है। लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता की पटकथा किसने लिखी, किसने लिखी है बताओ। यशपाल ने, कमलेश्वर ने, मनोहर श्याम जोशी ने या फिर शंकर शेष ने। 2 नंबर में आपको चयन करना है किसने लिखी 2 नंबर में। और रोशनी जी ने उत्तर बताया, इंदु जी ने कि सर कमलेश्वर ने। लोकप्रिय धारावाहिक है चंद्रकांता और इसकी पटकथा लिखी किसने, कमलेश्वर जी। यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं यहां पर, शरद जोशी की व्यंग रचना प्रतिदिन कितने भाग हैं। इसके व्यंग रचना प्रतिदिन के कितने भाग हैं बताओ। 2 भाग हैं, 3 भाग हैं, 4 भाग हैं या फिर 5 भाग हैं। 3 नंबर में सभी लोग बताएंगे। हाँ, पुराने स्टूडेंट के लिए 1200 ही पे करना पड़ेगा, पुराने स्टूडेंट के लिए 1200 पे करना पड़ेगा कोर्स में, और जो भी हमारे न्यू साथी हैं उनके लिए कोर्स है मात्र 1500 में। ठीक है, तो शरद जोशी की व्यंग रचना प्रतिदिन के कितने भाग हैं। प्रतिदिन ये व्यंग रचना है इनकी, इसके भाग बताना है। जबीर गाजी जी बताइए, संध्या गुप्ता जी, क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 नंबर, शरद जोशी के लिए अपन व्यंग्यकार के रूप में इनको जानते हैं शरद जोशी जी को। और 3 नंबर में आपका सही आंसर जा रहा कि सर इसके 3 भाग हैं। प्रतिदिन के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, यानी कि 2 नंबर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 3 भाग। वेरी गुड। कविता शब्दों की अदालत में बेकसूर आदमी का हलफनामा है, ये बताना है कि कविता की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कविता शब्दों की अदालत में
बेकसूर आदमी का हलफनामा है, ये कविता की परिभाषा किसने दी है अनिल कुमार जी? 4 नंबर में ये परिभाषा किसने दी है बताओ। ये 3 विकल्प है, तीनों विकल्प में से आप चयन कर लो, बता दो। कविता शब्दों की अदालत में बेकसूर आदमी का हलफनामा है, ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा आपको बताना है। और चयन कर लिया अनिल कुमार जी ने कि सर ये परिभाषा है किसकी? धूमिल जी की। वेरी गुड, सही बताया आपने, धूमिल राइट आंसर है। ठीक है, धूमिल, धूमिल आपका सही आंसर हो जाएगा। सुदामा पांडे धूमिल, इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन को बढ़ना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा निबंध शैलेश मटियानी का नहीं है। शैलेश मटियानी का कौन सा निबंध नहीं है बताओ, क्या हो जाएगा सही आंसर? शैलेश मटियानी के बारे में, शैलेश मटियानी के निबंध भी आते हैं, बताओ अनिल कुमार जी, बहुत हार्ड है क्वेश्चन। कौन सा निबंध शैलेश मटियानी का नहीं है? संवाद सेतु, कागज की नाव, मुख्य धारा का सवाल, या फिर यदा कदा? बताओ, हार्ड भी पढ़ना है थोड़ा सा अपन को। कौन सा निबंध शैलेश मटियानी का नहीं है? प्रश्न क्रमांक 5 में लाइक करना है, अपने मित्रों को शेयर भी करना है। रोशनी रावत जी 5 नंबर में उत्तर बताइए। और बोले सर शैलेश मटियानी का नाम तो आपने सुना है, इनका निबंध कागज की नाव भी है, इनका निबंध मुख्य धारा का सवाल भी है, इनका निबंध यदा कदा भी है। ये संवाद सेतु इनका निबंध नहीं है शैलेश मटियानी का, यानी कि आपका राइट आंसर ये नंबर। ठीक है, ये नंबर आपका सही है, बहुत बढ़िया। श्रीकांत वर्मा को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अब ये तो बिल्कुल सरल है, अब आपसे बनना चाहिए। श्रीकांत वर्मा को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये बताना है आपको। मगध के लिए, दिनारंभ के लिए, गरुड़ किसने देखा, या फिर भटका मेघ? प्रश्न क्रमांक आपका 6 है, राइट आंसर आपको चयन करना है यहां पर। श्रीकांत वर्मा को किसके लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? 6 नंबर में। और आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार तो पढ़े ही हैं, उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मगध। श्रीकांत वर्मा को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है मगध के लिए। 1 नंबर आपका राइट, वेरी गुड। एक कहानी यह भी का प्रकाशन वर्ष क्या है? एक कहानी यह भी, इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। 2007, 2008, 2010 या फिर 2011? इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, ये किसकी रचना है ये भी बता दो जरा। एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी, वेरी गुड। अब इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको बताना है 7 नंबर में। और 7 नंबर में बोले सर एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी 7 नंबर में है तो 2007 लगा दो, थोड़ा सा तुक्का भी मार दिया करो। 7वें नंबर में प्रश्न आ गया तो 2007 ही लगा दो, 2007। ठीक है, ए नंबर लालदास जी, ये नंबर सही हो जाएगा। झाड़ी कहानी संग्रह की रचनाकार कौन है? झाड़ी का बताना है प्रश्न क्रमांक 8 में। झाड़ी बताओ, झाड़ी कहानी संग्रह की श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर, जैनेन्द्र कुमार या फिर नागार्जुन? बताइए, झाड़ी कहानी संग्रह की रचनाकार कौन है? अरुण जी, भावना जी, प्रश्न क्रमांक 8 में आपको चयन करना है। और एक बार जल्दी से लाइक करिए। झाड़ी कहानी संग्रह की रचनाकार भी आपको चयन करना है। और देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता रहा है 8 नंबर में। और 8 नंबर में उत्तर चला गया कि जो झाड़ी कहानी संग्रह है ये है श्रीकांत वर्मा की, श्रीकांत वर्मा की है, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर राइट आंसर बता रहे हैं मुकनत जी, वेरी गुड। ये नंबर श्रीकांत वर्मा बिल्कुल सही है। कौन सी कहानी राजेंद्र यादव की नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजेंद्र यादव की कौन सी नहीं है? जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, खेल खिलौने या फिर गुलरा के बाबा? कौन सी कहानी राजेंद्र यादव की नहीं है? एक आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बढ़िया है। और जहां लक्ष्मी कैद है वो राजेंद्र यादव हैं, ये तो अपन ने पढ़ा है। छोटे छोटे ताजमहल ये भी राजेंद्र यादव की कहानी है। खेल खिलौने बोले सर ये भी राजेंद्र यादव की है।
तो गुलरा के बाबा ये नहीं है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, पिक्चर्स पोस्ट कार्ड रचना के लेखक कौन है? पिक्चर्स पोस्ट कार्ड ये रचना किसकी है? ये रचना बताना है जसवंत जी, बताइए प्रश्न क्रमांक 10 में पिक्चर्स पोस्ट कार्ड रचना के लेखक कौन है? ये आपको चयन करना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रीतिपाल। 10 नंबर में बताओ पिक्चर्स पोस्ट कार्ड रचना के लेखक कौन है? और सभी मित्रों को शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों सभी साथियों को, हमारे जितने भी साथी हैं जिनको भी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की पेड क्लास में पढ़ना है, विस्तृत अध्ययन करना है, तो अभी आपके लिए 1500 का कोर्स है। पिक्चर्स पोस्ट कार्ड रचना के लेखक आपको बताना है 10 नंबर में, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये पोस्ट कार्ड जो है ये बड़ा निर्मल होना चाहिए, निर्मल। ठीक है, पोस्ट कार्ड निर्मल, तो निर्मल से निर्मल वर्मा, बी नंबर आपका सही है। ठीक है, वेरी गुड। शिव प्रसाद सिंह के किस उपन्यास में मध्यकालीन काशी केंद्र में है? बताओ किस उपन्यास में? शिव प्रसाद सिंह का वो उपन्यास कौन सा है जिसमें मध्यकालीन काशी केंद्र में है? बताओ, मध्यकालीन काशी केंद्र में है, ये आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 11 नंबर में नीला चांद, वैश्वानर, गली आगे मुड़ती है या फिर दिल्ली दूर है? 11 नंबर का आपका प्रश्न है और शेयर जरूर करते रहें सभी साथी। और आपका ये जो आपको पता है कि नीला चांद, ये नीला चांद उपन्यास किसका? शिव प्रसाद। आपने देखा होगा शिव जी के मस्तिष्क पर यहाँ चांद है, तो नीला चांद शिव के मस्तिष्क पर, तो नीला चांद के रचनाकार शिव प्रसाद से। और जो नीला चांद है ये इसके जो दोस्तों उपन्यास के मध्यकालीन काशी जो है इसके केंद्र में है, नीला चांद के। तो 1 नंबर आपका सही है। लक्ष्मी नारायण लाल का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। लक्ष्मी नारायण लाल का बताना है रितेश मौर्य जी, बताइए। सुभाष सिंह जी, चयन करना है आपको। उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? प्रश्न क्रमांक 12 नंबर में लक्ष्मी नारायण लाल का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपको चयन करना है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रथम कहानी संग्रह बताना है टॉक्सिक, बताइए क्या है राइट? लक्ष्मण मांझी जी। उत्तर हो जाएगा कि सर यहां पर उत्तर है सूने आंगन रंग बरसे, सूने आंगन रंग बरसे। लक्ष्मी नारायण लाल आ जाएं तो सूने आंगन भी रंग बरसे। ठीक है, तो ये प्रथम कहानी संग्रह है सूने आंगन रंग बरसे, बी नंबर। अगर लक्ष्मी नारायण के लाल आ जाएंगे तो सूने आंगन में भी रंग बरसने लगेगा कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, महेंद्र भटनागर की प्रथम साहित्यिक कविता है, बताओ महेंद्र भटनागर की प्रथम साहित्यिक कविता कौन सी है? अंतराल, तारों के गीत, नई चेतना या फिर हुंकार? 13 नंबर में आपको 13 का चयन करना है कि महेंद्र भटनागर की प्रथम साहित्यिक कविता कौन सी है, ये बताना है। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर महेंद्र भटनागर की पूछ रहे हो, प्रथम साहित्यिक कविता पूछ रहे हो, बताइए। अभी जी, आर के पासवान जी, राजुल वर्मा जी, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र भटनागर की प्रथम साहित्यिक कविता कौन सी है? तो वो है हुंकार। कौन सी है? हुंकार है, हुंकार यानी कि डी नंबर। कौन सी आलोचनात्मक कृति धर्मवीर भारती की है? धर्मवीर भारती की आलोचनात्मक कृति बताना है कौन सी है? मलयच की डायरी, प्रगतिवाद एक समीक्षा, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो या फिर पुरानी राजस्थानी? अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर आपका क्या हो जा रहा है? धर्मवीर भारती की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? थोड़ा सा लेवल हार्ड है लेकिन क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। बताओ कौन सी आलोचनात्मक कृति धर्मवीर भारती की है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर धर्मवीर भारती की आपने पूछी है तो इन 4 में से प्रगतिवाद एक समीक्षा, प्रगतिवाद एक समीक्षा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। ठीक है, ये आपका बी नंबर धर्मवीर भारती राइट आंसर है। वेरी गुड। दूरदर्शन के किस धारावाहिक के संवाद राही मासूम रजा ने लिखे हैं? बताओ दूरदर्शन के किस धारावाहिक के संवाद राही मासूम रजा ने लिखे हैं? किसने लिखे हैं? कौन से लिखे? बूंद बूंद के,
हम लोग के, महाभारत के, या फिर चंद्रकांता के? किसके संवाद राही मासूम रजा ने लिखे? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आपको चयन भी करना है। दूरदर्शन के किस धारावाहिक के संवाद राही मासूम रजा ने लिखे हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है और आपका प्रश्न क्रमांक 15 में जा रहा है कि सर महाभारत के संवाद लिखे हैं राही मासूम रजा ने, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, सी नंबर। ठीक है। कौन सी आलोचनात्मक कृति श्रीलाल शुक्ल की नहीं है? बताओ, श्रीलाल शुक्ल की कौन सी कृति नहीं है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें सभी साथी। ठीक है। और जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है अपने लिए 1500 में मात्र 12 महीने के लिए कोर्स में विस्तृत अध्ययन, टॉपिक वाइज टेस्ट, हर संडे को टेस्ट। ठीक है। और दोस्तों आपके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर, रिकॉर्डेड क्लास हैं, लाइव क्लास हैं, ट्रिकी वीडियो, डाउट्स वाली वीडियो, सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं मात्र 1500 में। और ये 12 महीने की वैलिडिटी है, यानी कि 1 साल तक। ठीक है। तो यहां पर बताओ कि कौन सी आलोचनात्मक कृति श्रीलाल शुक्ल की नहीं है 16 नंबर में। और 16 का आंसर आपका जा रहा है कि सर मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश, ये नहीं है। बाकी श्रीलाल शुक्ल की भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, अज्ञे, कुछ रंग और राग, ये तो है। बाकी जो सी नंबर है, सी नंबर ये नहीं है, सी नंबर नहीं है। ठीक है। अनीता सिंह जी, क्रस का विलोम क्या होगा? क्रस का बताओ, समीचीन, पीन, विशालता, या फिर पतला? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 17-18 बताओ। नांग शब्द का अर्थ नहीं है, ये बताना। नांग शब्द का अर्थ नहीं है, ये बताओ जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 18 में बताना है नांग शब्द का अर्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है? हाथी, पर्वत, शिव, या फिर बादल? नांग का अर्थ नहीं है तो कौन सा नहीं है, ये आपको चयन करना है 18 नंबर में। और 18 का उत्तर हो जाएगा नांग का अर्थ क्या नहीं है? बताइए। क्वेश्चन अच्छे हैं। नांग का अर्थ नहीं है ऐसा आपसे पूछा गया, तो आपको पता है कि सर हाथी तो है, पर्वत भी है, बादल भी है, लेकिन कौन सा नहीं? 18 का डी लगा रहे बहुत सारे लोग। सी सही हो जाएगा। नांग का अर्थ शिव नहीं है, शिव नहीं है। यही तो आप गड़बड़ करोगे। मुझे पता था कि शिव जी के गले में नांग है, इसलिए नांग आप नहीं लगाओगे, सभी लोग बादल लगाएंगे, लेकिन आपका उत्तर सी है। नांग शब्द का अर्थ नहीं है शिव। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। सालासर की शेरनी, बताइए सारंग शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सारंग का पर्यायवाची बताना है। चातक, सिंह, कोयल, या फिर उक्त सभी? प्रश्न क्रमांक 19 में आपको चयन करना है। 19 नंबर में सारंग शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। बताओ सुमन जी, इंदु सिंह जी, प्रश्न क्रमांक 19 में बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? 19 नंबर में सारंग का पर्यायवाची शब्द है, तो सभी लोगों ने लगा दिया, बोले सर आओ देखा ना ताओ, और लगा दिया। चातक भी है, सिंह भी है, कोयल भी है, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट देखो, शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द कौन सा है? जा माता, क्षमा, चरमोत्कर्ष, या फिर त्योत्सना? बताओ। ये बताना 20 नंबर में। सही आंसर शब्द बताना है। कौन सा है सही आंसर आपका? सभी लोग बताएंगे। और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें
यहाँ पर चयन करना है आपको। अच्छा है क्वेश्चन और आप लोग निश्चित ही सही आंसर बताएंगे। आज देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है चरमोत्कर्ष। सी नंबर की तो बाढ़ आ गई, जबकि सी नंबर में गलत है चरमोत्कर्ष। देखो सब लोगों ने लगा दिया चरमोत्कर्ष, जबकि चरमोत्कर्ष ऐसा लिखा जाता है, चरमोत्कर्ष। ये जामाता आपका सही है, 1 नंबर आपका सही है। सही पूछा था, बहुत सारे लोगों ने लगा दिया सी चरमोत्कर्ष। ए नंबर जामाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चरिस्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? 21 नंबर में बताइए। हॉर्टिकल्चरिस्ट का प्रश्न क्रमांक 21 में आपको बताना है। 21 का आंसर क्या है? 21 का ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता पंजाब मास्टर कैडर में। और हॉर्टिकल्चरिस्ट इसका हिंदी अर्थ बताना है तो ये होता है उद्यान विशेषज्ञ, यानी कि सी नंबर उद्यान विशेषज्ञ होता है। सी आपका राइट है, सी नंबर सही है। नेक्स्ट देखो, कौन सा उपन्यास कृष्णाशोक्ति का नहीं है? कृष्णाशोक्ति का कौन सा उपन्यास नहीं है? कृष्णाशोक्ति के उपन्यास आपने पढ़े हैं, बताओ। प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर बताना है। दिलो दानिश, ये लड़की, 3 पहाड़ या फिर अज्ञातवास, कौन सा उपन्यास कृष्णाशोक्ति का नहीं है? और 22 में आपका सही आंसर हो जाएगा कि सर दिलो दानिश तो कृष्णाशोक्ति का है, ये लड़की भी है, 3 पहाड़ भी है, लेकिन आपने बिल्कुल सही बताया अज्ञातवास, ये कृष्णाशोक्ति का नहीं है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर ठीक है। अमरकांत को किस साहित्यकार के साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? अमरकांत को बहुत अच्छा संयुक्त रूप से दिया गया था इनको। तो बताओ किस साहित्यकार के साथ इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 23 में आपको चयन करना है, बताइए, राइट बताइए विजय शंकर जी। प्रश्न क्रमांक 23 में चयन करना है और फटाफट से सभी लोग बताएंगे। अमरकांत को किस साहित्यकार के साथ पुरस्कार दिया गया है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका सीधा आंसर जा रहा है 23 का, श्रीलाल शुक्ल के साथ, ठीक है, वेरी गुड। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को अंकिता जी, वेरी गुड, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी के रचनाकार कौन है? एक धनी व्यक्ति का बयान, ये कहानी किसकी है? एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी के रचनाकार कौन है? 24 का आंसर आपको चयन करना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति, देखो धनी जो व्यक्ति होता है वो क्या चाहता है? धनी व्यक्ति वो अमर होना चाहता है कि हम कभी मरे ना, जितना भी धन जोड़ा है उसका पूरा उपभोग करें, अमर होना चाहता है, लेकिन वो उसका उपभोग नहीं कर पाता। जो उसका वो जोड़ता है, जो पाप पुण्य करके वो कमाता है, लेकिन उसके पाप पुण्य का जो ये धन है ये वो खुद उपयोग नहीं कर पाता और विभिन्न प्रकार के पाप करके वो पैसे कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अमरकांत है, अमर होना चाहता है, सी नंबर, एक धनी व्यक्ति, सी नंबर, ठीक है। स्त्रीत्व का मानचित्र ये किसकी रचना है? स्त्रीत्व का मानचित्र बताना है तो बताइए मधु धिम्मन जी। प्रश्न क्रमांक 25 में स्त्रीत्व का मानचित्र ये किसकी रचना मानी जाती है? सुशीला टाकभोरे की, सबिता सिंह की, अनामिका या फिर प्रभा खेतान? 25 नंबर में आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है। स्त्रीत्व का मानचित्र ये किसकी रचना है? 25 में, और 25 में उत्तर चला जा रहा है कि सर ये जो रचना है ये रचना है अनामिका की। अनामिका यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर, ये सी बिल्कुल सही है, ठीक है। स्त्रीत्व का मानचित्र इसकी रचना अनामिका की है, ठीक है। किस एकांकी में
संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? बताओ विजय शंकर जी, वो एकांकी कौन सी है? पुष्पा मौर्य जी, बताना है आपको वो एकांकी कौन सी है जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया 26 में। और बताओ कौन सी एकांकी है वो? सूखी डाली में। बहुत बढ़िया अंकिता जी, इस सूखी डाली में उठाया गया है। सी नंबर में किस एकांकी में पूछा गया तो वो उठाया गया सूखी डाली में। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड बलजीत कौर जी, वेरी गुड। किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया? वेरी गुड। 27 का उत्तर, किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया? नाटक बाल भगवान में, जलता हुआ रथ में, कोर्ट मार्शल, या फिर सबसे उदास कविता में? 27 का क्वेश्चन आपको बताना है। 27 नंबर में आपका सीधा आंसर जा रहा है, जातिवाद की समस्या को किस नाटक में उठाया गया है? और आपका आंसर बताया है 27 में सी नंबर बता दिया सभी ने कि सर वो रचना है कोर्ट मार्शल। ठीक है, स्वदेश दीपक का, इसमें जातिवाद की समस्या को उठाया गया और ये आपका उत्तर सी। सी बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। ड़ा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ड़ा का उच्चारण स्थान बताना है। तो 28 में देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा है। ड़ा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ड़ा का बताओ। इंदु सिंह जी और बिंदु लता जी, 28 में बताना है आपको। कविता मौर्य जी बताइए, ड़ा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान आपको चयन करना है और उत्तर चला गया कि सर मूर्धा लगा दो। मूर्धा लगा दो, मूर्धा आपका राइट आंसर है। मूर्धा बिल्कुल सही। ठीक है, जान के लाले पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जान के लाले पढ़ना, बताओ जान के लाले पढ़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? स्वयं को संकट में डालना, गंभीर संकट में होना, संकट टलना, या फिर मुसीबत में गुजारा करना, यानी कि जान के लाले होना। 29 में आपको चयन करना है, 29 का सही उत्तर बताना है। जान के लाले पढ़ना यानी कि आपने उत्तर बता दिया है कि सर क्या बताया है 29 का? रेखा त्रिपाठी जी ने बता दिया बी, गंभीर संकट में होना, बिल्कुल सही। ठीक है, गंभीर संकट में होना, बी नंबर आपका करेक्ट है। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कौन सा अलंकार है? बताओ 30 नंबर में अलंकार का चयन करना है। और मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसो उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, इसमें कौन सो अलंकार है? बताओ जल्दी से, ऊपर से जा रहा है सब, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया अरुण जी कि सर इसमें उपमा अलंकार है। बी नंबर उपमा अलंकार, राइट, बहुत बढ़िया। श्रेयांश जी बी नंबर सही है। मेह प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है? मेह प्रिय, बहुत अच्छा। मेह प्रिय 31 में मेह प्रिय किसका पर्यायवाची है? देखो इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेह प्रिय बताना है ये किसका पर्यायवाची है। सभी लोग बताएंगे क्या है सही आंसर। अर्शदीप जी, मुस्कान वर्मा जी, मेह प्रिय किसका पर्यायवाची है? देखते हैं कौन कौन सफल होता है इस क्वेश्चन में। और बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शांति वर्मा जी, रजनी बाला जी, मधु जी सोनकर, मेह प्रिय यानी कि मयूर का पर्यायवाची है। ठीक है, 1 नंबर आपका मयूर बिल्कुल सही, वेरी गुड, लाइन से सही बताया है। भौतिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? भौतिक का विलोम, विकल्प अनुसार उत्तर बताना है। 32 में भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बताओ। बलराज माही जी, बीना तिवारी जी, प्रश्न क्रमांक 32 में सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लें, जिनको भी एडमिशन लेना है और पढ़ना है, बहुत अच्छे से विस्तृत अध्ययन करना है,
भौतिक शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, जल्दी बताओ। और 32 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर भौतिक का विलोम होगा आध्यात्मिक, यानी कि बी नंबर आध्यात्मिक आपका सही है, बी नंबर राइट है। ठीक है, आधुनिक युग में कृष्णायन नामक महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? कृष्णायन, कृष्णायन ये महाकाव्य किसने लिखा है? 33 में बताना है। हाँ, आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब 33 का आंसर बताना है, जल्दी से बताओ। आधुनिक युग में कृष्णायन नामक महाकाव्य किसके द्वारा रचित है 33 में? और 33 का आंसर क्या जा रहा है अपना? कृष्णायन। और आधुनिक युग में जो कृष्णायन नामक महाकाव्य लिखा है वो लिखा है द्वारका प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन। वेरी गुड रश्मि पाठक जी। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? अग्रदास का संबंध बताना है, किस भक्ति शाखा से? ज्ञान मार्गी से है, प्रेम मार्गी से है, राम भक्ति शाखा से है, या फिर कृष्ण भक्ति शाखा से? अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला भी है कि आपको राम भक्ति शाखा के जितने कवि हैं उनको याद करना है, कृष्ण भक्ति शाखा के जितने कवि हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है, ऐसा क्वेश्चन आपसे विजय गुप्ता जी पूछा गया है। अब आपको उत्तर बताना है। और अग्रदास अपन देखते हैं कि सर अग्रदास की रचना एक है ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी है इनकी रचना। ठीक है, और ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, सी नंबर आपका सही है। मैत्री शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? नायिका प्रधान कौन सी नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। यशोधरा, पंचवटी, साकेत, या फिर विष्णु प्रिया? ये आया था परीक्षा में, कौन सा आया था? ए अग्रदास का। वेरी गुड। मैत्री शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है 35 में? बताओ क्या हो जाएगा? जसमेल राम जी, प्रश्न क्रमांक 35 में मैत्री शरण गुप्त जिनका जन्म 1886 को हुआ था चिरगांव जिला झांसी में, और 35 का आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर यशोधरा नायिका प्रधान है, साकेत नायिका प्रधान है, विष्णु प्रिया भी है, लेकिन ये पंचवटी नहीं है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सही कॉमन सेंस आपने लगाया है। अगला देखो, दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस कृति का कथानक दोस्तों बताओ? सॉरी, कथानायक, कथानक नहीं, कथानायक। कथानायक किसका कर्ण है? कुरुक्षेत्र का, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, या फिर उर्वशी? किसका कथानायक कर्ण है 36 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन। बड़ा अच्छा है। और देखते हैं, आप जानते ही हैं दिनकर जी के बारे में, सभी लोग जानते हैं कि सर 1908 में तो इनका जन्म हुआ था दिनकर जी का। ठीक है, इसका जो कथानायक है वो है रश्मिरथी का। रश्मिरथी का कथानायक कौन है? कर्ण। विद्रोहिणी अंबा नाटक के रचयिता कौन है? विद्रोहिणी अंबा। बहुत अच्छा, मैंने कई बार याद करवाया 37 में। विद्रोहिणी अंबा, बताओ देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। मैंने आपको याद करवाया था, ट्रिक अगर किसी को पता हो वो भी बता देना कि मैंने बहुत बार इसकी ट्रिक बताई थी कि विद्रोहिणी अंबा का क्या हुआ है? विद्रोहिणी अंबा का उदय हुआ है, उदय। ठीक है, विद्रोहिणी अंबा का उदय हुआ है, तो उत्तर लगा देना उदय शंकर भट्ट। विद्रोहिणी अंबा का क्या हुआ? उदय। तो उदय शंकर भट्ट जी का ये क्या है? नाटक, नाटक है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? उदय हुआ है, बिल्कुल सुषमा मौर्य जी, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया मुकनद जी। कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? भीष्म साहनी द्वारा रचित कौन सा उपन्यास? नहीं वाले प्रश्न आज ज्यादा पूछे गए आपसे। झरोके, कड़ियां, बसंती, या फिर पीढ़ियां? बताओ कविता जी, रंजीत कौर जी, दारसू जी, सत्यम तिवारी जी, कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? 38 का आंसर आपको चयन करना है। और 38 में
आपका उत्तर है कि सर झरोखे तो इनका है, कड़ियां भी हैं, बसंती भी है, लेकिन ये पीढ़ियां नहीं है, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर वो बिल्कुल सही है। ठीक है। मोरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी लाल। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? धर्मदास हैं, अमीर खुसरो हैं, दरिया साहब या फिर यारी साहब। मोरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल, ये 39 में सभी से बनेगा लगभग। मैंने कई बार आपको ये पंक्ति याद करवाई है, कैसे याद करवाई वो तो आपको पता है। और यहाँ पर रामा शर्मा जी 39 में आपका है अमीर खुसरो, बी नंबर अमीर खुसरो सही है, वेरी गुड। अब बताना 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण बताना है किसमें हुआ है, किस उपन्यास में हुआ है। 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किसमें हुआ है? देवरानी जेठानी की कहानी में, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक या फिर भाग्यवती, किसमें हुआ है? 40 नंबर में आपको चयन करना है, 40 का सही आंसर बताना है। तो बताइए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड कुरैशी जी, 40 नंबर का सही आंसर आपका हो रहा है यहाँ पर कि सर ये जो देवरानी जेठानी की कहानी है, देवरानी जेठानी की कहानी किसकी रचना है? पंडित गौरी दत्त की। ठीक है। इसमें दोस्तों मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है देवरानी जेठानी की कहानी में। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? 41 नंबर में आपको बताना है। सत्यम तिवारी जी बताइए कौन सा नाटक है? इंद्र राठी जी, उदय यादव जी, अनीता जी, निशा वर्मा जी। प्रश्न क्रमांक 41 में आपको चयन करना है और 41 नंबर में हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला जो नाटक है वो नाटक है रक्षाबंधन। कौन सा है? रक्षाबंधन, यानी कि बी नंबर आपका सही है। रक्षाबंधन आपका राइट आंसर है, बी नंबर, वेरी गुड। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है। अर्थोपक्षेपक के कितने भेद होते हैं, प्रकार होते? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? पंजाब मास्टर कैडर में यहां से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते? 42 नंबर में बताना है। 42 का सही आंसर क्या होता है? कितने प्रकार होते अर्थोपक्षेपक के? नाटक में मैंने आपको बताया है कई बार, नाटक में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बढ़ाई हैं। ठीक है, स्वागत पढ़ाया है आपको, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। और उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? राजा कुमार जी, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो सीधा आंसर जा रहा है कि सर 5 प्रकार होते हैं, यानी कि 1 नंबर जो है ये नंबर वो बिल्कुल सही है। 5 प्रकार बताया है बीना जी तिवारी ने, वेरी गुड, आपका सही है 5 प्रकार। अब बताना काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? बताओ कौन सी कृति है जो प्रबंध काव्य नहीं है? चंडी चरित, रामचरित, सुजान चरित या फिर सुजान हित प्रबंध। प्रश्न क्रमांक 43 में, और 43 नंबर का आपका सही है कि सर चंडी चरित्र है, रामचरित भी है, लेकिन ये सुजान चरित नहीं है, यानी कि सी नंबर आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और लास्ट क्वेश्चन आपका, रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्याय के बारे में अपन ने आज ही पढ़ा था, तो बताइए। आज तो लुटिया ही डूब गई अनिल कुमार जी की। रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्याय के बारे में पढ़ा था कि ये नंददास की रचना है। ठीक है, कौन सी? रास पंचाध्याय। और रास पंचाध्याय रचना की प्रसिद्धि के कारण नंददास को जड़िया कवि कहा गया, और कवि गड़िया और नंददास जड़िया, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, तो ये रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई ये आपको बताना है 44 नंबर में, और सीधा आंसर जा रहा है 44 में कि सर रोला छंद में लिखी गई। आज ही पढ़ा था अपन ने रोला छंद में, वेरी गुड। सभी को धन्यवाद, सभी लोग जुड़े रहें, और जिनको भी एडमिशन लेना है, जो भी हमारे साथी टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, डीएसएसबी वाले साथी हैं, कहना मास्टर कैडर वाले साथी हैं, वो आज ही ऐप डाउनलोड करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ी हार्ड थे, लेकिन अध्ययन धीरे धीरे आपका बढ़ेगा।
ठीक है, बिंदु जी, श्रीश मिश्र जी, सौरभ वर्मा जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफर चल रहा है 1500 में 12 महीने का, 1500 में 12 महीने का ठेका चल रहा है आप लोगों के लिए पूरा। जिनको भी पढ़ना है, रेगुलर अध्ययन करना है, ठीक है, एग्जाम हो या ना हो ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता आपकी पढ़ाई पर। अगर आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही है तो आज नहीं तो कल आपका अध्ययन बहुत अच्छा होगा, ठीक है जसमेल जी। लेकिन जरूरत है निरंतर अध्ययन करने की। रीता कांत जी, शोभा जी, उदय यादव जी, एक एग्जाम ना निकलने से पूरे एग्जामों के लिए हताश नहीं होना, आगे के एग्जामों के लिए उदास नहीं होना, ठीक है। तैयारी निरंतर करोगे तो एग्जाम एक दिन जरूर निकलेगा। कुरैशी जी, और एग्जाम निकलना है तो निरंतर ही तैयारी करनी पड़ेगी। आप सोचो कि 2 महीने में कोई एग्जाम निकाल दे 2 महीने पढ़ाई करके, तो बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात होती है। उसका अध्ययन भी बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती उतनी। तो इसलिए निरंतर अध्ययन करो और अध्ययन करते ही रहो। जो पढ़ते हैं उसका रिवीजन करते रहो, और जिनको भी एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ जाएं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, ठीक है, ट्रिक से भी पढ़ाया जाता है कि आपको क्लास में ही बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। टेस्ट भी आपको करवाया जाता है। आपको फीस 5000 10,000 नहीं भरनी, 1500 में 12 महीने का ये ऑफर है आपके लिए, ठीक है। सभी साथी जुड़े, प्रवीण जी, अनिल जी, अर्शदीप जी, निशा वर्मा, प्रमिला जी, मधु जी, मुकेश जी, ठीक है, और राजा कुमार जी, बिंदु जी, राहुल जी, दारसू, विजय गुप्ता जी, सभी को धन्यवाद। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय